नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली जो हमारा आज का सेशन है वो दृष्टि आईएएस की जो बुक आती है अर्धवार्षिक परीक्षा की, जो अर्धवार्षिक जो करंट अफेयर्स आता है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। पार्ट 6 होगा हमारा, पार्ट 6वां होगा। इससे पहले पार्ट 5 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 6वां वीडियो हमारा होगा। तो इसमें हमने राजनीतिक और संवैधानिक जो घटनाएं थी उसको पढ़ लिया था। इसके बाद हम आर्थिक घटनाएं पढ़ रहे थे। आर्थिक घटनाएं हमने जहाँ पे पिछले वीडियो में समाप्त किया था उसी से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो पिछला वीडियो में हमने कृषक उत्पादन संगठन अर्थात एफपीओस पर समाप्त किया था। अब हम इसी से जो है अपना जो है प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे किस प्रकार से जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हाल ही में न्यूज़ में रहा है। पहला देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों के लिए अर्थव्यवस्था के व्यापक लाभ को सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2019-20 से 2023-24 की 5 वर्ष की अवधि के दौरान 10,000 नए एफपीओस के गठन की अपनी स्वीकृति दी है। वहीं पृष्ठभूमि की बात किया जाए तो कृषि क्षेत्र भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में योगदान देने, देश के कुल कार्यबल का लगभग 56% को रोजगार उपलब्ध कराने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर गरीबी निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद सीमित उत्पादन मात्रा, सार्वजनिक संसाधनों तक किसानों की पहुंच में कमी और कम गुणवत्ता वाली आगतों ऋण तथा आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक कम पहुँच, आय असुरक्षा और खराब आपूर्ति श्रृंखला के कारण छोटे और सीमांत किसानों के लिए अलाभकारी होता जा रहा है। इसी को देखते हुए अशोक दलवई की अध्यक्षता ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट में वर्ष 2022 तक 7,000 एफपीओस का गठन की सिफारिश की है। बात करते हैं कृषक उत्पादन संगठन क्या है। तो यह सहकारी समितियों और निजी लिमिटेड कंपनियों का मिश्रित रूप है जिसमें सदस्यों के बीच लाभ की साझेदारी होती है। इसका गठन उत्पादकों के समूह द्वारा कृषि या फिर गैर कृषि क्रियाकलापों के लिए किया जाता है और यह कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत और वैधानिक निकाय है। साथ ही साथ बात किया जाए तो संगठन में प्रत्येक उत्पादन शेयर धारक होता है और यह प्राथमिक उत्पादन से संबंधित व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करता है। इसमें कृषि से संबंधित अनेक चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करने के लिए उत्पादकों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों का समूह बनाया जाता है। वहीं वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो वर्तमान में लगभग 5,000 एफपीओज अस्तित्व में हैं जो भारत सरकार, राज्य सरकार, नाबार्ड और अन्य संगठनों की विभिन्न पहलों के अंतर्गत गठित किए गए हैं। कुछ पहले इस प्रकार हैं। भारत सरकार कृषि विपणन अवसंरचना अर्थात एएमआई, बागवानी के समेकित विकास के लिए मिशन अर्थात एमआईडीएच, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑपरेशन ग्रीन्स और अग्र और पश्च लिंकेजों का निर्माण जैसे रचनाएं जो मिशन जो है चलाए गए हैं। वहीं नाबार्ड की बात किया जाए, उत्पाद संगठन विकास निधि अर्थात पीओडीएफ, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट कॉपर्स प्रोड्यूस जिसे हम कहते हैं, राष्ट्रीय सलाहकार समिति, समर्पित वेब पोर्टल, ट्रेनिंग मॉड्यूल एवं एफपीओ सेमिनार और ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाभ किशन लिमिटेड जो है चलाया गया है। वहीं बात करते हैं छोटे किसानों का कृषि व्यवसाय संघ अर्थात एसएफएसी, इक्विटी अनुदान योजना, क्रेडिट अनुदान वित्त योजना और उद्यम पूंजी सहायता की सहायता से इसको स्टार्ट किया गया है। और उसी प्रकार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात कर लिया जाए यानी ICAR की, तो किसान विकास केंद्रों के माध्यम से तकनीकी सहायता प्राप्त होगी। अगला हमारा टॉपिक है बैड बैंक समस्या या समाधान। बैड बैंक समस्या या फिर समाधान चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारतीय बैंक संघ अर्थात इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA ने वित्त मंत्रालय को सशक्त पैनल की अनुशंसाओं के आधार पर बैड बैंक का निर्माण करने की सिफारिश की है। बैड बैंक के निर्माण के बाद बैंकों के 60,000 करोड़ से अधिक बैड लोन परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को स्थानांतरित करने की संभावना है। बैड बैंक की अवधारणा क्या है। तो बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है।
जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है, और जब किसी बैंक की गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां एक सीमा से अधिक हो जाती है तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैंक का निर्माण किया जाता है जो मुख्य बैंक की देयताओं को एक निश्चित समय के लिए धारण कर लेती है। बैड बैंक की अवधारणा कोई नई नहीं है। वित्तीय सुधारों के क्रम में इसकी चर्चा कई बार की जा चुकी है। 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्वास एजेंसी अर्थात पारा की स्थापना का सुझाव दिया गया था। बेसिकली इसकी जो की पॉइंट्स है इसमें क्या आपको जानना है कि आर्थिक संकट के समय, जब आर्थिक संकट होता है तो उस समय जब घाटे में चल रहे बैंक जो होते हैं वो अपनी देयताओं ने जिसको पैसा दिया है को एक नए बैंकों को स्थानांतरित कर देते हैं। तो वो नए देयता जो बैंक होते हैं वो उनसे पैसे को वसूलन करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपने SBI से लोन लिया, ठीक है, SBI से लोन लिया तो आपने उसको चुकाया नहीं लोन को, तो क्या होता है कई साल आपको एक लिमिटेशन दी जाती है। अगर आप उस पैसे को चुकाते नहीं हैं तो SBI किसी ऐसी संस्था को सौंप देगा जिसे हम बैड लोन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी संस्था को सौंप देगा जो कि संस्था आपसे पैसों को जो है निकलवाएगी, क्योंकि बैंक को सिर्फ एक ही काम तो है नहीं कि आपसे वो पैसे निकलवाए, तो एक संस्था को तौर पर सौंप दिया जाता है तो वो संस्था आपसे जो है पैसे निकलवाती है, ठीक है। इसी को बैड लोन्स कहते हैं। इसी प्रकार से अगला हम देख लेते हैं। तो अगला हमारा है कि 2015 में रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन के एसेट क्वालिटी रिव्यू में नॉन परफॉर्मिंग एसेट अर्थात NPA के संभावित समाधान के रूप में बैड बैंक की स्थापना पर विचार किया गया था। 2018 में वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए PNB के अध्यक्ष सुनील मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। वहीं NPA की समस्या के समाधान के लिए बैड बैंक मॉडल को पहली बार 1980 के दशक में प्रस्तावित किया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मेलन बैंक ने 1988 में बैड बैंक की स्थापना की। इसके बाद स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया और कई अन्य देशों द्वारा इस अवधारणा को लागू किया गया और एक पृथक संस्था के रूप में बैंकों के NPA अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीदने से बैंकों की बही खाते दबाव मुक्त होंगे और वे नए ऋण देने में सक्षम होंगे। 2008 के वित्तीय संकट के पश्चात फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों के इसका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है। वहीं बात करें सशक्त पैनल की तो जुलाई 2018 में सुनील मेहता की अध्यक्षता में दबावपूर्ण परिसंपत्तियों अर्थात स्ट्रेस्ड एसेट के समाधान हेतु सलाह देने के लिए प्रोजेक्ट सशक्त की शुरुआत की गई और सुनील मेहता समिति को सशक्त पैनल के रूप में जाना जाता है। पैनल ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को हल करने के लिए 5 आयामी दृष्टिकोण को प्रस्ताव दिया था और पैनल ने सिफारिश की थी कि ARC के तहत बड़े बैड लोन का समाधान किया जा सकता है। वही बात करते हैं IBA की सिफारिश पर। IBA की सिफारिश क्या थी? तो भारतीय बैंक संघ ने प्रोजेक्ट सशक्त की सिफारिशों को आधार बनाकर 3 संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी। पहला, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी अर्थात ARC। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एक विशेष वित्तीय संस्था है जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बैलेंस शीट को स्वच्छ और संतुलित रखने में उनकी सहायता करने के लिए उनसे गैर निष्पादित परिसंपत्तियों अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या खराब ऋणों को खरीदती है। बात करें तो परिसंपत्तियां प्रबंधन कंपनी अगली है। परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ये क्या होती है? तो ये परिसंपत्तियों का प्रबंधन जैसे परिसंपत्तियों का अधिग्रहण या फिर परिसंपत्तियों के पुनर्गठन जैसे कार्य करेगी और 500 करोड़ से अधिक तक के फंसे हुए ऋणों के लिए AMC की स्थापना की जाएगी। AMC अर्थात परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी बैंक द्वारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट अर्थात NPA घोषित किए हुए ऋण खरीदेगी, जिसे इस कर्ज का भार बैंकों पर नहीं पड़ेगा और यह कंपनी पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। AMC सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के निवेशकों से धन जुटाएगी और वैकल्पिक निवेश कोष की बात किया जाए तो परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी अर्थात AMC को AIF के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। बात कर लेते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। हमारा अगला जो टॉपिक है ऑपरेशन ट्विस्ट, ये चर्चा में क्यों रहा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा खुले बाजार की क्रिया अर्थात ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO के तहत तरलता
तरलता स्थिति तथा बाजार की स्थितियों की समीक्षा करके 10,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री का निर्णय लिया गया है। वहीं बात करें कि खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है, तो खुले बाजार को क्रियाओं से आशय है कि बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा की मात्रा को विस्तारित या संकुचित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री से है। यह तकनीकी बैंक दर नीति की तुलना में बेहतर है और इसके अंतर्गत प्रतिभूतियों को खरीदकर बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा को अंतःक्षेपित किया जाता है, जबकि प्रतिभूतियों की बिक्री इसके ठीक विपरीत काम करती है। वहीं बात किया जाए तो आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता को समायोजित करने के लिए अन्य मौद्रिक नीति उपकरणों जैसे रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात के साथ ओएमओ का उपयोग किया जाता है। बात करें ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में, तो ऑपरेशन ट्विस्ट एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बाजार ब्याज दरों को प्रभावित करने के उद्देश्य से 2 बार 1961 में एवं 2011 में किया गया। दोनों ही मौक़ों पर इसका उद्देश्य दीर्घकालिक ब्याज दरों को कम करना तथा अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को प्रोत्साहित करना था और यह वित्तीय उपकरण सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के माध्यम से बाजार में तरलता में कमी या फिर वृद्धि करने में मदद करता है। ऑपरेशन ट्विस्ट की बात कर लेते हैं, तो ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत केंद्रीय बैंक दीर्घ अवधि के सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने के लिए अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग करता है, जिसमें लंबी अवधि के ऋण पत्रों पर ब्याज दरों का निर्धारण में आसानी होती है। साथ ही साथ में ऑपरेशन ट्विस्ट से अल्पकालिक प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन ट्विस्ट से जो है वो अल्पकालिक प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जाता है। अमेरिका की तरह भारत भी 2019 की पहली छमाही के बाद से धीमे विकास की एक लंबी अवधि का सामना कर रहा है और भारत के संदर्भ में भी ऑपरेशन ट्विस्ट लंबी अवधि के ऋण पर ब्याज दरों को नीचे लाने की प्रक्रिया है। ऑपरेशन ट्विस्ट से होने वाले लाभ की बात किया जाए तो मांग तथा खपत में कमी सहित कई अन्य कारणों से भारत की अर्थव्यवस्था दबाव में है और केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2019 में रेपो रेट में कुल 135 आधार अंकों की कटौती की है, लेकिन अभी तक मांग वृद्धि करने में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं की जा सकी है। साथ ही साथ बैंकों तथा अन्य उधारकर्ताओं द्वारा इस कटौती का बहुत कम लाभ उधार प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया गया है और महंगाई में वृद्धि और राजकोषीय दबाव के कारण आरबीआई द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट का उपयोग किया गया, जिसका उद्देश्य प्रमुख ब्याज दरों में कटौती के बिना लंबी अवधि के बॉन्ड यील्ड प्राप्त करना है। साथ ही साथ में विशेषज्ञों के अनुसार यह एक आवश्यक कदम है क्योंकि भारत में बाजार की वर्तमान स्थितियों ने निवेशकों ग्राहकों को दीर्घकालिक निवेश करने या फिर दीर्घकालिक ऋण लेने के लिए हतोत्साहित किया है। लंबी अवधि के बॉन्ड यील्ड अर्थात 10 साल की सरकारी प्रतिभूतियां तथा निम्न बाजार दरें लोगों को अधिक दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने में मदद कर सकती है और यह सरकार के लिए समग्र उधार लागत को नीचे लाने में मदद करता है। बात करते हैं ई नाम पोर्टल की। ई नाम क्या है? अगला टॉपिक हमारा है ई नाम। तो चर्चा में क्यों है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए ई नाम पोर्टल से संशोधित किया है। ई नाम पोर्टल में क्या है? संशोधन किया है। 14 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई नाम से 4 साल पूर्ण किए हैं। महत्वपूर्ण जानकारी बात किया जाए तो ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियों अर्थात APMCS और अन्य कृषि मंडियों को एक नेटवर्क से जोड़कर विशाल बाजार का निर्माण करता है। वहीं लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम अर्थात SFAC भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में ई नाम को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है। यह एकीकृत बाजारों में सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता का निवारण और वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर कृषि मूल्य को बढ़ावा तथा पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन में की गुणवत्ता वृद्धि के आधार पर किसानों को बेहतर कीमत प्रदान करने का प्रयास करता है और यह कृषि विपणन में एक रूपता लाने का प्रयास भी करता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, ये जो ई नाम पोर्टल है वो एकीकृत बाजारों में सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता का निवारण और वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर
कृषि मूल्य को बढ़ावा तथा पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आधार पर किसानों को क्या करता है, बेहतर कीमत प्रदान करने के लिए प्रयास करता है और यह कृषि विपणन में एक रूपता लाने का प्रयास भी करता है। ई नाम पोर्टल में संशोधन की अगर बात की जाए तो वर्तमान में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मंत्रालय ने थोक बाजारों में भीड़ कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को चुस्त बनाने के लिए ई नाम के तहत कई मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। वही बात करते हैं तो वेयर हाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल्स वेयर हाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण अर्थात WDRA के पंजीकरण वेयर हाउस में भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा में छोटे और सीमांत किसान अपने उत्पादों का व्यापार सीधे WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस के साथ कर सकेंगे और किसान अपने उत्पाद को WDRA से पंजीकृत गोदामों में रखकर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वहीं किसान उत्पादक संगठन ट्रेडिंग मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के अंतर्गत FPOs अपने संग्रह केंद्रों से उत्पाद और गुणवत्ता मानकों की फ़ोटो अपलोड कर बोली लगाने में खरीदारों को मदद कर सकेंगे। यह FPOs का लॉजिस्टिक खर्च कम करने एवं मोल भाव करने में सहायता करेगी। FPOs को व्यापार करने में आसानी हेतु ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी प्रदान की गई है। साथ ही साथ में अगर बात किया जाए तो लॉजिस्टिक मॉड्यूल क्या होता है, तो यह मॉड्यूल व्यापारियों को अपनी उपज राज्यों के भीतर और बाहर ले जाने के लिए परिवहन सुविधाओं के विकल्प उपलब्ध करवाएगा। साथ ही साथ लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोगकर्ताओं तक कृषि उत्पादों को शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है। अगला बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है भारतीय सेवा क्षेत्र एवं कोविड-19 के बारे में, जो कि हाल ही में न्यूज़ रही है कि भारतीय सेवा क्षेत्र जो है कोविड-19 से किस प्रकार से प्रभावित हुई है, उसको हम देख लेंगे एक बार। एक मासिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की मांग में कमी के कारण मार्च 2020 में भारतीय सेवा क्षेत्र में भारी गिरावट देखने को मिली है। वहीं मुख्य बिंदुओं की बात किया जाए तो मार्च 2020 में द IHS मार्केट इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अर्थात भारतीय सेवा क्षेत्र के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक 49.3 रहा है, जो फरवरी 2020 में 56.5 लगभग 7 वर्षों में सबसे अधिक रहा है। वहीं मार्च 2020 के लिए समग्र PMI उत्पादन सूचकांक अर्थात द कंपोजिट PMI आउटपुट इंडेक्स गिरकर 50.6% तक 15.6 तक पहुंच गया है, जो फरवरी 2020 में 56.7 दर्ज किया गया था। यह खरीदारी गतिविधियों में गिरावट का एक चिंताजनक संकेत है। वर्तमान में भारतीय सेवा क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि इस सर्वेक्षण में केवल 12 से 27 मार्च तक के ही आंकड़े को शामिल किया गया है। इस प्रकार से हम देख लेते हैं भारतीय सेवा क्षेत्र की स्थिति क्या है वर्तमान समय में। तो देश के कुल सकल मूल्य वर्धित अर्थात ग्रॉस वैल्यू एडेड में सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग है 55%। अब सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर पर सेवा क्षेत्र के समृद्धि दर वर्ष जो 2018-19 है के 6.5% से घटकर वर्ष 2019 और 20 में 6.9% तक पहुंच गई है। साथ ही साथ में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 के GSVA में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 50% से अधिक है और चंडीगढ़ और दिल्ली के GSVA में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 80% से अधिक है, जबकि 26.5% के साथ सिक्किम का हिस्सा सबसे कम है। इसी प्रकार बात करें तो सेवा निर्यात में निरंतर वृद्धि जारी है और सेवा निर्यात की वृद्धि दर वर्ष 2019 और 20 में 6.4% थी और वर्ष 2018 और 19 में 7.3% की तुलना में इस वर्ष सेवा आयात की वृद्धि 7.9% थी। कोविड-19 के कारण उत्पन्न अनिश्चितता और संरक्षणवाद और कठोर प्रवासन नियम आने वाले समय में भारत के सेवा व्यापार को आकार प्रदान करने में भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण कारक होंगे। वहीं बात करें तो सेवा क्षेत्र में गिरावट की, तो रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार कोविड-19 के प्रसार के कारण भारतीय IT सेवा क्षेत्र में वर्तमान वित्त वर्ष रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार कोविड-19 के प्रसार के कारण भारतीय IT सेवा क्षेत्र में वर्तमान वित्त वर्ष में
3 से 5% तक की कमी की वृद्धि का अनुमान है और ICRA ने कोविड-19 के प्रसार से पहले इस क्षेत्र में 6 से 8% तक वृद्धि की उम्मीद जताई थी। कोविड-19 महामारी $180 बिलियन के भारतीय IT क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित कर सकती है, जो 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट अर्थात GFC से बदतर हो सकता है। वहीं बात करें तो अमेरिका और यूरोप इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र हैं, जो भारत के IT निर्धारित 2/3 से अधिक हिस्सा रखते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि वह पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को अकेले मार्च और अप्रैल में $2.1 बिलियन का नुकसान हो सकता है। KPMG रिपोर्ट द मैनी सेट्स ऑफ ए क्राइसिस ए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर प्रोस्पेक्टिव मीडिया और मनोरंजन उद्योग पर कोविड-19 के प्रभाव को उजागर करती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान लॉकडाउन की स्थिति में मीडिया क्षेत्र के उपभोक्ताओं की संख्या में गिरावट हो सकती है, जबकि टीवी, गेमिंग और डिजिटल और OTT प्लेटफॉर्मों के उपयोग में वृद्धि देखी जा रही है। वहीं बात किया जाए तो क्रय प्रबंधन सूचकांक से संबंधित यानी परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स PMI क्या होता है, तो PMI अर्थात क्रय प्रबंधक सूचकांक एक मिश्रित सूचकांक होता है जिसका उपयोग विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है और यह विभिन्न कारोबारी पहलुओं जैसे उत्पाद, नए ऑर्डर, उद्योगों की उम्मीदों एवं आशंकाओं और रोजगार को लेकर प्रबंधकों की राय पर आधारित होता है। वहीं PMI आंकड़ों में 50 को आधार माना गया है और 50 से ऊपर के PMI आंकड़े को कारोबारी गतिविधियों के विस्तार, जबकि 50 से नीचे के आंकड़े को कारोबारी गतिविधियों में गिरावट के तौर पर देखा जाता है। PMI का बेहतर होना अर्थव्यवस्था में उत्साह का संचार करता है और कई देशों के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर निर्णय लेने के लिए इस सूचकांक की मदद लेते हैं, और क्योंकि अच्छे PMI आंकड़े बताते हैं कि देश में आर्थिक हालात सुधर रहे हैं और अर्थव्यवस्था की मांग बढ़ रही है। अगला हमारा टॉपिक है डिजिटल कर। इससे संबंधित जो है न्यूज में रही है, तो गूगल और फेसबुक जैसे दिग्गज अमेरिकी डिजिटल कंपनियां भारत के नवीन डिजिटल कर अर्थात डिजिटल टैक्स को कुछ समय के लिए टालने की मांग कर रही हैं। प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो नवीन प्रावधानों के अनुसार भारत में डिजिटल सेवाओं की बिक्री पर 2% की दर से डिजिटल कर लागू होगा और यह कर विशेष रूप से 20 मिलियन से अधिक का व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों को लक्षित करता है। मार्च 2019 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में गूगल की भारत में बिक्री लगभग 41.5 बिलियन थी। यह कर ई-कॉमर्स सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों तथा ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को लक्षित करने वाली कंपनियों द्वारा भी देय होगा। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व फ्रांस ने भी बड़ी डिजिटल कंपनियों पर 3% की दर से डिजिटल कर लागू करने की योजना बनाई थी। हालांकि गूगल के विरोध और अमेरिकी सरकार के हस्तक्षेप के पश्चात फ्रांस ने इस कर को कुछ समय तक के लिए टालने का निर्णय ले लिया था। वहीं बात करें डिजिटल टैक्स क्या होता है, तो डिजिटल टैक्स डिजिटल कर या फिर डिजिटल व्यापार गतिविधियों पर लागू होने वाला कर है। इस गतिविधि में डिजिटल ब्रांड और अपने व्यवसायों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ बदलने के दौरान उपयोग की जाने वाली सेवाएं सम्मिलित है। सोशल मीडिया कंपनी, सहयोगी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सामग्री प्रदाता कुछ प्रमुख डिजिटल कंपनियों के उदाहरण हैं। ये कंपनियां सॉफ्टवेयर डाउनलोड और वेबसाइट एप्लीकेशन और डिजिटल संपत्ति अर्थात ई-बुक, ऑडियो क्लिप और ऑडियो फाइलें, फिल्में या फिर डिजिटल वीडियो आदि सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। मांग के कारण को बात कर लिया जाए तो डिजिटल कंपनियां डिजिटल कर की नवीन योजना की तैयारी के लिए और अधिक समय चाहती है और गूगल को भारत के नए कर के अधीन आने वाली अपनी विदेशी बिक्री की पहचान करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। वहीं बात किया जाए तो भारत की डिजिटल कर योजना ऐसे समय में आई है जब गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां भारत में अपनी व्यवसाय के विस्तार की योजना बना रही है, क्योंकि भारत दुनिया के तेज़ी से बढ़ते हुए क्लाउड कंप्यूटिंग बाज़ारों में से एक है। वहीं बात किया जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अलावा गूगल
गूगल का भारत के डिजिटल भुगतान बाजार में भी एक विशेष स्थान है और कंपनी ने भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए तेज नाम से एक विशिष्ट डिजिटल भुगतान ऐप लॉन्च किया था और कुछ समय पश्चात इस मोबाइल ऐप का नाम परिवर्तित करके गूगल पे पर कर दिया गया था और एक अनुमान के अनुसार भारत का मोबाइल भुगतान बाजार वर्ष 2023 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा और जो कि वर्ष 2018 में $200 बिलियन था। यह इसलिए भी बड़ी कंपनियों का विस्तार परियोजनाओं के समक्ष एक बड़ी बाधा बन सकता है क्योंकि यह ऐसे समय में आया है जब विश्व की लगभग सभी कंपनियां कोविड-19 महामारी के कारण संकट का सामना कर रही है। अगला हमारा टॉपिक है पाम ऑयल से संबंधित जो है न्यूज में रही है। तो भारत के खाद्य तेल की मांग तथा पाम ऑयल की भारत में पारिस्थितिकी अनुकूलता के कारण पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया है ताकि भारत में तेल की बढ़ती मांग की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके। महत्वपूर्ण जानकारी के अंतर्गत देख लेते हैं कि पाम ऑयल विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में समान भौगोलिक क्षेत्रों में पनपने वाली फसल है जो खाद्य और घरेलू उत्पादन के प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त की जाती है और पाम ऑयल वनस्पति तेल के मुख्य वैश्विक स्रोत के रूप में उभरा है जो दुनिया के उत्पादन मिश्रण का लगभग 33% भाग है। भारत दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक मतलब क्या होता है कि मंगाता है, निर्यातक मतलब क्या होता है भेजता है दूसरे देश में। आया मतलब यहाँ पे आया मतलब अंदर आ रहा है, ठीक है, बाहरी देशों से आयात हो रहा है। निकालना, ठीक है, निर्यात मतलब निकालना, ठीक है, बाहर जा रहा है, उससे संबंधित आप लोग इसको समझ सकते हैं। जो इंडोनेशिया और मलेशिया के कुल वैश्विक मांग का लगभग 23% आयात करता है, ठीक है। इस प्रकार से इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड और कंबोडिया आदि देश विश्व में FFB अर्थात फ्रेश फ्रूट ब्रांचेस के कुल उत्पादन में 90% से अधिक हिस्सा रखते हैं। वर्तमान में भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु पाम ऑयल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं और आंध्र प्रदेश देश के कुल पाम ऑयल का 80% से अधिक उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर है। वहीं चुनौतियों की बात कर लिया जाए तो पाम ऑयल की खेती में परिपक्वता अवधि लंबी होती है और कम से कम 4 से 5 वर्षों के पश्चात ही किसानों को इसमें आय प्राप्त होती है। वहीं बात किया जाए कि छोटे और सीमांत किसानों को सीमित संसाधनों के कारण इसका लाभ नहीं मिल पाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे पाम ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहना। वहीं मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता के कारण पानी की कमी इसका मुख्य कारण है और साथ ही साथ अन्य आर्थिक रूप से व्यवहार तक जैसे रबर, सुपारी, गन्ना, केला, नारियल आदि से प्रतिस्पर्धा रहती है पाम ऑयल की और साथ ही साथ खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में भिन्नता होती है। बात की जाए पाम ऑयल उत्पादन की आवश्यकता क्यों हुई है तो स्थानीय स्तर पर पाम ऑयल की पैदावार में वृद्धि होने से खाद्य तेल में आयात खर्च में कमी आने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने में मदद मिलेगी। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ सस्ता खाद्य तेल देश की बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए अनुकूल है। अब बात करते हैं भारतीय सरकार की पहले कौन कौन सी है तो पाम ऑयल की खेती के महत्व को देखते हुए कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने 1991 से 1992 में संभावित राज्यों में तिलहन और दलहन एवं प्रौद्योगिकी मिशन अर्थात TMOP शुरू किया था। 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक व्यापक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में तेल पाम विकास कार्यक्रम अर्थात OPDP शुरू किया गया है। साथ ही साथ में 10वीं और 11वीं योजना के दौरान भारत सरकार ने तिलहन, दलहन और पाम ऑयल और मक्का की एकीकृत योजना अर्थात ISOPOM के अंतर्गत पाम ऑयल की खेती के लिए सहायता प्रदान की है। पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पाम ऑयल के क्षेत्र विस्तार अर्थात OPAE पर एक विशेष कार्यक्रम का समर्थन किया जिसका उद्देश्य पाम ऑयल की खेती के अंतर्गत 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाना था और यह मार्च 2014 तक जारी रहा। 12वीं योजना के दौरान तिलहन और पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था जिसमें मिनी मिशन द्वितीय पाम ऑयल क्षेत्र के विस्तार और उत्पादन में वृद्धि के लिए समर्पित है। वहीं बात किया जाए पाम ऑयल सतत कृषि पद्धति के बारे में तो कार्बन प्रच्छादन क्या होता है तो आंध्र प्रदेश में पाम ऑयल की कृषि का अधिकतर क्षेत्र लाल मृदा तथा काली मृतिका युक्त मृदा से संबंधित है।
इन मृदाओं में कार्बन की मात्रा कम होने के कारण पाम ऑयल की कृषि कार्बन भंडारण में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। वहीं बात करें कि प्रति बूंद अधिक फसल, तो पाम ऑयल कृषि की सतत विधाओं में सूक्ष्म सिंचाई भी महत्वपूर्ण पद्धति है और यह कृषि प्रति बूंद अधिक फसल की सिद्धांत को आगे बढ़ाती है। बात करें कि प्रति इकाई अधिक उत्पादन क्या होता है, तो पाम ऑयल का अन्य खाद्य तेलों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन अधिक होता है और इससे भारत में तेल उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। वहीं बात किया जाए दीर्घकालिक फसल की तरफ विस्थापन, तो पिछले 25 वर्षों में किसानों ने अल्प मध्यम अवधि की फसलों जैसे मक्का, तंबाकू, गन्ना आदि के स्थान पर दीर्घकालिक पाम ऑयल का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। वहीं बात किया जाए कि अधिक परिस्थितिकी अनुकूल क्या होता है, अनुकूल, तो इसके अलावा बंजर भूमि को भी पाम ऑयल के बागानों के कृषि क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है और किसानों द्वारा अपनाई गई बायोमास पुनर्चक्रण पद्धतियों के कारण इसे कार्बन प्रच्छादन की विधि के रूप में मान्यता मिली है। वहीं बात करें तो मिश्रित फसल अर्थात पाम ऑयल की कृषि में किसानों द्वारा अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए मिश्रित किसान तकनीकों को अपनाया जाता है तथा कम आय के दौरान अनेक फसलों को पौधों के मध्यवर्ती क्षेत्रों में बोया जाता है। वहीं बात करें कि सार्वजनिक निजी भागीदारी क्या होती है, तो पाम ऑयल के ताज़े फलों के गुच्छों को शीघ्र उपयोग में लाने के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत संचालित की जाती है और जिसमें निगम तथा किसानों के मध्य होने वाले अनुबंध के तहत उचित मूल्य पर किसानों से फलों को खरीदने का आश्वासन दिया जाता है। बात करें कृषि अवसंरचना कोष की, तो 8 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना कृषि अवसंरचना कोष अर्थात सेंट्रल सेक्टर स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कृषि अवसंरचना कोष। ठीक है, इसको हम देखेंगे कृषि अवसंरचना कोष क्या होती है। तो 8 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी प्रदान कर दी है। वहीं इसके अंतर्गत अगर प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो यह योजना ऋण, अनुदान एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ की राशि प्राथमिक कृषि साख समितियों अर्थात प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज अर्थात PACS, विपणन सहकारी समिति अर्थात मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और किसान उत्पादक संगठनों अर्थात फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं सहायता समूह अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप और किसान संयुक्त देयता समूह अर्थात जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स और बहुउद्देशीय सहकारी समितियों अर्थात मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप और एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स और केंद्रीय राज्य एजेंसियों या फिर स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि इस योजना के अंतर्गत पहली बात तो क्या है कि इस योजना के अंतर्गत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ की राशि प्राथमिक कृषि साख समितियों और विपणन सहकारी समितियों और विपणन उत्पादन संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों, संयुक्त देयता समूहों, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडरी और केंद्रीय राज्य एजेंसियों द्वारा स्थानिक निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। ये थोड़ा सेंटेंस लंबा था, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो ये सभी संगठन जो हमने अभी बताया है, ये सभी समितियों के बारे में बताया गया है, ये सभी निकाय जो है इन सभी निकायों के द्वारा जो है प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इन सभी समितियों के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। किसको सहयोग प्रदान किया जाएगा? कृषि अवसंरचना कोष को। ठीक है, जुबान थोड़ा सा फिसल जाती है। अगला बात कर लेते हैं। तो इस ऋण का विवरण आगामी 4 वर्षों में किया जाएगा और चालू वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ और अगले क्रमशः 3 वित्तीय वर्ष में 30,000 करोड़ अर्थात प्रत्येक वर्ष में 30,000 करोड़ की मंजूरी प्रदान की जाएगी। इस वित्त पोषण सुविधा के तहत सभी प्रकार के ऋणों पर 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज पर 3% तक
प्रति वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा 2 करोड़ तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज अर्थात क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज योजना के अंतर्गत इस वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। साथ ही साथ इस कवरेज के लिए भारत सरकार द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा और किसान उत्पादक संगठनों के संदर्भ में कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशंस फार्मर्स वेलफेयर की एफपीओ संवर्धन योजना अर्थात एफपीओ प्रमोशंस स्कीम्स के अंतर्गत बनाई गई इस सुविधा को क्रेडिट गारंटी की लाभ प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ में कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन एवं निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली अर्थात ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह सभी योग्य संस्थाओं को फंड के अंतर्गत ऋण लेने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा और साथ ही साथ यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान एवं क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण और न्यूनतम दस्तावेज अनुमोदन की तीव्र प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान करेगा। इस योजना की समय सीमा वित्त वर्ष 2020 के वित्त वर्ष 2029 तक 10 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। इस प्रकार से हमारा ये भी टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक हमारा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21। बात करते हैं चर्चा में क्यों है, तो भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अर्थात SGB जारी करने का निर्णय लिया है। ये बॉन्ड 6 अवधि की श्रृंखलाओं में अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के मध्य जारी किए जाएंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की विशेषताओं की अगर बात किया जाए तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 के नाम से ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ में इनकी बिक्री विभिन्न व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और ट्रस्ट और विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थाओं जैसे निकायों तक सीमित रहेगी। साथ ही साथ में SGB को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक के अंकित किया जाएगा और इसकी समयावधि 8 वर्ष होगी और 5वें साल के पश्चात इससे बाहर निकलने का विकल्प रहेगा, जिसका इस्तेमाल ब्याज भुगतान की तिथियों पर किया जा सकता है। SGB की न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 1 ग्राम सोना है और व्यक्तियों और HUF के लिए 4 किलोग्राम तथा ट्रस्ट एवं इसी तरह के अन्य निकायों के लिए 20 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति वित्त वर्ष अर्थात अप्रैल से मार्च की अधिकतम सीमा रहेगी। SGB की बिक्री अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों अर्थात लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़ करके स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशंस और इंडिया लिमिटेड अर्थात SHCIL नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जरिए की जाएगी। ठीक है, वहीं बिक्री के बारे बता रहे हैं, उसमें कुछ है नहीं। तो संयुक्त रूप से धारण किए जाने वाली स्थिति में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होगी, जबकि बांड का मूल्य भारतीय रुपए में तय किया जाएगा और निर्गम मूल्य उन लोगों के लिए प्रति ग्राम 50 रुपये कम होगा जो इसकी खरीदारी ऑनलाइन करेंगे और इसका भुगतान डिजिटल मोड के जरिए करेंगे। वहीं बात किया जाए तो डिजिटल यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बांड का भुगतान जो है वो नगद जो है अधिकतम वो 20,000 तक है और डिमांड ड्राफ्ट और चेक अथवा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जरिए किया जा सकेगा। निवेशकों को प्रतिवर्ष 2.50% की निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा जो अंकित मूल्य पर हर 6 महीने में देय होगा। इसका उपयोग ऋणों के लिए जमानत या गारंटी के रूप में किया जा सकता है। और आयकर अधिनियम की बात किया जाए तो आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार स्वर्ण बॉन्ड पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर अदा करना होगा और किसी भी व्यक्ति को SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के विमोचन पर होने वाली पूंजीगत लाभ को कर मुक्त कर दिया गया है। किसी भी निर्धारित तिथि पर बॉन्ड जारी होने के 1 पखवाड़े के भीतर इनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर हो सकेगी और बैंकों द्वारा हासिल किए गए बॉन्डों की गिनती वैधानिक तरलता अनुपात अर्थात SLR के संदर्भ में की जाएगी। ठीक है, अब वैधानिक तरलता अनुपात की बात कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अर्थात SLR क्या होता है, तो यह भारत में
कार्य करने वाली सभी अनुसूचित बैंकों अर्थात देशी तथा विदेशी की सकल जमाओं का वह अनुपात है जिसे बैंकों को अपने पास रखना होता है। ठीक है, यह नगद तथा गैर नगद अर्थात स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूति किसी भी रूप में हो सकती है और वर्ष 2007 में इसकी 25% की न्यूनतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है और अब यह 25% के नीचे भी रखा जा सकता है। एसएलआर में बैंकों के कर्ज देने की क्षमता नियंत्रित होती है। अगर कोई बैंक मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाता है तो रिजर्व बैंक अर्थात एसएलआर की मदद से ग्राहकों के पैसे की कुछ हद तक भरपाई कर सकता है। ठीक है, एसएलआर क्या होता है कि अगर बैंक फंस जाता है तो एसएलआर उसको बचा के रखता है, तो उसको क्या हो सकता है कि वो अपने ग्राहकों को इससे भुगतान कर सकता है। सीआरआर और एसएलआर आप जानते ही होंगे, 4% 18% का जो रेशियो होता है 22% का, टोटल 22% होते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा एसएलआर और सीआरआर। तो क्या करते हैं, बैंक इसको अपने पास रखते हैं। जब परिस्थितियां ऐसी संकट होती हैं तो वो उसको एसएलआर को निकाल कर अपने काम के लिए उपयोग करते हैं। तो उसको आपको समझना है। ये जो एसएलआर में पैसे होते हैं इसको जो है लोन के रूप में नहीं दिया जा सकता। आप जो एसएलआर के रूप में जो बैंक अपने पास पैसा रखते हैं उस पैसे को आप किसी ग्राहक को लोन के रूप में नहीं दे सकते हैं। तो इसमें आप कई प्रावधान दिए गए हैं। जब आप उसमें अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। योजना के उद्देश्यों की बात किया जाए तो इस योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं कि सोने की भौतिक मांग को कम करना और प्रतिवर्ष निवेश के उद्देश्य से आयात होने वाले सोने के एक हिस्से को वित्तीय बचत में परिवर्तित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं इसकी प्रमुख चुनौतियों की। तो अब तक सोने की औसत खपत या स्वर्ण बॉन्ड में औसत निवेश मांग की तुलना में बहुत कम सोने का निवेश हुआ है। लोगों द्वारा सोने के स्रोत को छुपाने का प्रयास के कारण सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की सफलता आसान नहीं होगी और बॉन्ड की 5 साल की लॉक इन अवधि अर्थात बॉन्ड योजना के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। बाजार में अधिक तरलता सुनिश्चित करने के लिए बॉन्ड्स को 5 वर्ष से पहले बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए और लोगों को सोने की प्रति अधिक लगाव एवं बॉन्ड जैसे माध्यमों के अविश्वास प्रमुख बाधा के रूप में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है इससे संबंधित जो है यहाँ पे जो समस्याएं आएंगी उसको यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई। पहली बात तो क्या करते हैं, लोगों को जो है अगर लोगों के पास सोना है तो उस पर विश्वास रहेगा, लेकिन उसके पास बॉन्ड अगर है तो उससे बॉन्ड से संबंधित कोई विश्वास नहीं है। ठीक है, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो परिप्रेक्ष्य में। दूसरी बात क्या है कि इसमें क्या कहा गया कि सोने की औसत खपत या स्वर्ण बॉन्ड में औसत निवेश मांग की तुलना में बहुत कम सोने का निवेश हुआ है। ठीक है, बहुत कम ही निवेश हुआ है। अभी तक किसी ने भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए कोई भी जो है बहुत कम ही लोगों ने सोने को जो है इन्वेस्ट किया है। तो अभी जागरूकता नहीं है, सबसे बड़ी बात हो गई। अगला टॉपिक हमारा है, देखते हैं कि यूजेंस ऋण पत्र क्या होता है। यूजेंस ऋण पत्र तो चर्चा में क्यों है, तो बिजली तथा गैर बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राहत देने और कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने ईंधन आपूर्ति समझौते अर्थात फ्यूल सिक्योरिटी एग्रीमेंट अर्थात FSA के तहत भविष्य में एक निश्चित अवधि में भुगतान की सुविधा वाला यूजेंस ऋण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान की है। बात करते हैं कि यूजेंस ऋण पत्र क्या होता है। तो यूजेंस या फिर जिसे हम कहते हैं आस्थगित ऋण पत्र विशिष्ट प्रकार के ऋण पत्र हैं जो ऋण पत्र में उल्लेखित शर्तों को पूरा करने के पश्चात पूर्व निर्धारित समयावधि अथवा भविष्य की देय होते हैं। इस प्रकार से इस पसंदीदा वित्तीय साधन में क्रेता और विक्रेता के बीच विश्वास प्रमुख तत्व होता है। ऋण पत्र की बात किया जाए तो लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे हम कहते हैं में ऋण परिपक्वता और वास्तविक भुगतान की अवधि निर्धारित कर दी जाती है और इसका दोनों पक्षों द्वारा संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि यूजेंस ऋण पत्र के लाभ क्या हैं। तो यह क्रेता के लिए एक लचीला वित्तीय उपकरण है जो उसकी कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने के साथ ही साथ विक्रेता को भुगतान किए जाने से पहले ही बेचने के लिए स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। खरीदार को ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी मिलने तथा कुशल कार्यशील पूंजी प्रबंधन से पूंजी चक्र को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। खरीदार को भुगतान करने से पहले ही माल प्राप्त होने के कारण माल की गुणवत्ता की जांच हो जाती है और कोल इंडिया लिमिटेड के इस कदम से बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राहत तो मिलेगी ही, साथ में विद्युत प्रणाली में तरलता की भी बढ़ाई जा सकेगी। अगला बात करते हैं यूजेंस ऋण पत्र की सीमाएं क्या हैं।
तो खरीदार को क्रेडिट अवधि देने से विक्रेता को कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करना होता है और यूजेंस ऋण पत्र का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब खरीदार की ऋण साख अधिक हो या वह क्रेता का बाजार हो। इस कारण विक्रेता यूजेंस ऋण पत्र की उदार शर्तों के लिए सहमत हो जाता है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है चर्चा में क्यों रहा है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 1480 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ देश को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस मिशन की कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक रहेगी। प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो इस मिशन के 4 प्रमुख घटक के रूप में बताया गया है। पहला है अनुसंधान, नवाचार और विकास, संवर्धन व विपणन विकास, निर्यात संवर्धन एवं शिक्षा प्रशिक्षण तथा कौशल विकास होंगे। इसकी शुरुआत देश के विभिन्न मिशनों, कार्यक्रमों आदि के तकनीकी कपड़ों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर स्टार्टअप एवं वेंचर को प्रोत्साहन के साथ नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। साथ ही क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ की अध्यक्षता में कपड़ा मंत्रालय में एक मिशन निदेशालय चालू किया जाएगा और कृषि, टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल और चिकित्सा वस्त्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जैव अपघटनीय तकनीकों वस्त्रों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ तकनीकी वस्त्रों के लिए स्वदेशी मशीनरी और उपकरणों के विकास से मेक इन इंडिया की भावना को बढ़ावा मिलेगा और कम पूंजीगत लागत के माध्यम से वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सकेगा और उन्नत देशों में 30 से 70% की तुलना में भारत में तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन का स्तर महज 5 से 10% तक है और इस मिशन का उद्देश्य देश में तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन स्तर में सुधार करना है। वहीं बात करें कि सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रयास क्या क्या हैं, तो तकनीकी वस्त्रों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन को 5 वर्ष 2010 से 2011 से 2014-15 के अवधि के लिए शुरू किया गया था, जिसे बाद में वर्ष 2017 तक बढ़ाया गया। बात करते हैं संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना अर्थात ATUFS के अंतर्गत सरकार ने निर्दिष्ट तकनीकी कपड़ा मशीनरी पर 15% तक पूंजीगत सब्सिडी और 5% तक ब्याज प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त एक ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म अर्थात iTUFS भी हितधारकों की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जाएगा और वर्तमान में भारत वस्तुओं पर केंद्रित 14 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है। तकनीकी वस्त्र क्या होता है, तो तकनीकी वस्त्र ऐसे कपड़ों, सामग्री और उत्पाद हैं जो सौंदर्य विशेषताओं की बजाय मुख्य रूप से तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित होते हैं। ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य वो फैशन शो नहीं होता है, बल्कि इनमें जो प्रयुक्त तकनीकी है उसका उपयोग यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे आप लोग कई बार देखते होंगे कि साड़ियों में जो बनावट होती है, जो कढ़ाई होती है, वो विशेष स्तर पर विशेष तकनीकी के माध्यम से की जाती है। तो तकनीकी यहाँ पर विशेष दर्जा दिया गया है। तकनीकी कपड़ा उत्पादों को उनके इस्तेमाल क्षेत्रों के आधार पर 12 विभिन्न श्रेणियों एग्रोटेक, ठीक है, बिल्डटेक, क्लोथेक, जियोटेक, होमटेक, इंडीटेक, मोबिलटेक, मेडिक, प्रोटेक, स्पोर्ट्सटेक, ओएकोटेक और पैकेटेक, ठीक है, पैकटेक में विभाजित किया गया है। इस प्रकार से हमारा ये भी टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक हमारा है कि भारतीय इस्पात उद्योग। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या होता है कि हाल ही में इस्पात क्लस्टर विकास अर्थात स्टील क्लस्टर डेवलपमेंट विषय पर इस्पात मंत्रालय ने सांसद की सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया और भारतीय इस्पात उद्योग वर्तमान स्थिति देखा जाए तो कच्चे इस्पात के उत्पादन में चीन के पश्चात भारत दूसरे स्थान पर है तथा चीन और अमेरिका के पश्चात भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता है, आर्थिक समीक्षा 2019 और 20 के अनुसार।
वर्ष 2011 में जहां कुल निर्यात में लौह और इस्पात का हिस्सा 2.7% था, वहीं यह वर्ष 2019 और 20 में बढ़कर 3% हो गया। आर्थिक समीक्षा 2019 और 20 के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान इसकी प्रति व्यक्ति खपत केवल 74.1% किलोग्राम थी। आर्थिक समीक्षा 2019 और 20 के अनुसार। लेकिन भारत में इस्पात क्षेत्र का मूल्य 100 अरब डॉलर से अधिक है और यह जीडीपी में 2% का योगदान देता है। जो इस्पात उद्योग है, ठीक है, भारत के लिए विशेष तौर पर ये अग्रणी उद्योग है। यह एक फीडर उद्योग है जिसके उत्पादों का उपयोग विनिर्माण, ढांचागत संरचना निर्माण, वाहन उद्योग, मशीनरी, रक्षा, रेल जैसे बड़े क्षेत्रों में प्रमुख इनपुट के रूप में किया जाता है। वहीं बात किया जाए तो भिलाई, ठीक है, ये मध्य प्रदेश और वो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। तो भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो जैसे सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र 4 राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। ठीक है, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर वही पश्चिम बंगाल। कर्नाटक में भद्रावती और विजयनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में सलेम आदि इस्पात केंद्र स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। वहीं वर्ष 1991 के पश्चात आर्थिक सुधारों के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करने के साथ ही कुछ स्थानीय प्रतिबंधों को छोड़कर इस्पात उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से हटाने के परिणाम स्वरूप भारतीय इस्पात उद्योग में प्रतिस्पर्धा तथा विकास की गति में वृद्धि हुई है। वहीं सरकार ने उद्योग में विदेशी निवेश की आकर्षित करने के लिए स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी इक्विटी निवेश की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। वहीं बात करें सरकारी पहलों की तो चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा आयात को कम करने के उद्देश्य से इस्पात स्क्रैप पर पुनर्चक्रण नीति जारी की गई है। भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा तथा सड़क परियोजनाओं को शुरू करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने से इस्पात की मांग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय इस्पात नीति अर्थात NSP 2017 भारतीय इस्पात उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लक्ष्य रखती है और इस नीति ने 2030 और 31 तक 300 मिलियन टन स्टील बनाने की क्षमता अर्जित करने और 160 किलोग्राम प्रति व्यक्ति स्टील खपत की परिकल्पना भी की है। साथ ही साथ इस्पात मंत्रालय स्टील रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया अर्थात SRTMI की स्थापना के माध्यम से इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही साथ में भारत सरकार द्वारा इस्पात की वस्तुओं पर एंटी डंपिंग सहित सुरक्षा शुल्क भी लगाया जाएगा। और इस्पात क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों की बात कर लेते हैं। उसके समक्ष चुनौतियां क्या है तो घरेलू मांग की कमी के कारण इस्पात कंपनियां बड़े स्तर पर कर्ज से ग्रस्त हैं और धातु शोधन संबंधी अर्थात मेटलर्जिकल कोक की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है और साथ ही साथ उच्च पूंजी लागत, निम्न प्रौद्योगिकी और सरकार की संरक्षणवादी नीतियों के कारण निवेश की जो लागत है वो क्या है वो उच्च है। साथ ही साथ में सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश इकाइयाँ अत्यधिक सामाजिक भार और खराब श्रम संबंधों और अकुशल प्रबंधन और क्षमता के क्रम आकलन आदि के कारण अक्षमता से ग्रस्त हैं। चीन, कोरिया और अन्य देशों से इसका सस्ता आयात भी घरेलू उत्पादकों के लिए चिंता का विषय रहा है हमेशा। और पाबंदी देख लेते हैं, तालाबंदी, कच्चे माल की कमी और ऊर्जा संकट और अकुशल प्रबंधन आदि कुछ करोड़ों से संभावित क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है और दुर्गापुर जैसे इस्पात संयंत्र अपनी क्षमता का केवल 50% ही उपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ में इस्पात की मांग में वृद्धि चलते आयात करने के कारण घरेलू कंपनियों के नुकसान और व्यापार असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है और कमज़ोर ऑटोमोबाइल्स और विनिर्माण क्षेत्रों के कारण भारत की इस्पात मांग में वृद्धि की गति धीमी होने की संभावना है। इस प्रकार से हमारा यह भी टॉपिक समाप्त होता है। 5वां वीडियो 6वां वीडियो में समाप्त हो गया। अगला सेशन हमारा जल्दी समाप्त आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, अप्रिशिएट डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई कमी हो तो डेफिनेटली उसको उजागर कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को आई थिंक आपको पसंद आएगा वीडियो ये इनोवेशन, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद द। थैंक यू सो मच।